1 मार्च 2000 सुबह का टाइम था। एसटी एंड्रयूज स्ट्रीट पर पुलिस आती है। एक नॉर्मल से दिखने वाले घर के अंदर पुलिस कदम बढ़ाती है। पुलिस स्टेशन में किसी मर्डर के लिए कॉल नहीं आया था, ना किसी नेबर की कंप्लेंट आई थी। पुलिस उस दिन उस घर पर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि एक आदमी अपनी रूटीन तोड़ चुका था। दरवाजा खोला जाता है। घर के अंदर का माहौल, हैरानी वाली बात थी कि बिल्कुल शांत था। किचन में से हल्की सी लाइट आ रही थी। जब पुलिस किचन की तरफ देखती है, किचन में एक औरत टेबल पे बैठी थी। टेबल पर प्लेट रखी थी। प्लेट में मीट था, साथ में सब्जी थी। बिल्कुल नॉर्मल घर का खाना। उस औरत का नाम था कैथरीन नाइट। पुलिस ने पूछा, जॉन कहाँ है? कैथरीन ने कोई पैनिक नहीं दिखाया, कोई घबराहट नहीं दिखाई। पुलिस को कुछ तो गड़बड़ है ऐसा फील होने लगता है। पूछताछ करते वक्त एक ऑफिसर की नजर किचन के कोने में जाती है। किचन के अंदर एक मीट हुक लटका हुआ था। उस हुक पर कोई कपड़ा नहीं लटक रहा था, उस पे लटक रही थी एक इंसान की खाल। एक इंसान की स्किन उस हुक पे लटक रही थी और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। पुलिस समझ जाती है ये जॉन प्राइस का कोई नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है, ये एक मर्डर केस है। पुलिस तुरंत पूरे घर की तलाशी शुरू करती है। बेडरूम, बाथरूम, स्टोर रूम और फिर लिविंग रूम। पुलिस जब लिविंग रूम में जाती है तो उन्हें एक ऐसी चीज दिखती है जो किसी नॉर्मल इंसान को देखना नहीं चाहिए। जब लिविंग रूम में एंटर करती है तब जो वो देखती है वो कोई नॉर्मल इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। लिविंग रूम में एक बॉडी को डिस्प्ले की तरह रखा गया था, जैसे कि वो जानबूझकर ऐसे रखी गई थी ताकि वो सबको इजीली दिख जाए। उस बॉडी की खाल उतारी गई थी, उस बॉडी का सर कटा हुआ था। एक सेकंड के लिए पुलिस पॉज हो जाती है। किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। इस घर में क्या हुआ है और ये क्या दिखाई दे रहा है? उसी लिविंग रूम के कोने में एक सर पड़ा हुआ मिलता है और वो सर था जॉन प्राइस का सर। जिस आदमी को ढूंढने के लिए पुलिस उस घर में आई थी वो आदमी मर चुका था। उसका सर काट के, उसकी खाल उतार के उसे लिविंग रूम में बैठाया गया था। पुलिस के दिमाग में सबसे पहला एक सवाल आता है, जॉन के बॉडी का एक पार्ट मिसिंग होता है। फिर पुलिस के दिमाग में एक शक पैदा होता है। पुलिस फॉरेंसिक वालों को बुलाती है। फॉरेंसिक वाले और रिपोर्ट्स मैच करते हैं। तब एक चीज पता चलती है जो किसी ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल सी सुनाई देती है। वो औरत जॉन का बॉडी का पार्ट कट करके मीट की तरह पका के खा रही होती है। ये सब होते हुए वो औरत शांत खड़े होके देख रही थी। कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस जब किचन के पास जाती है तो उन्हें वहां कुछ प्लेट्स रखी हुई दिखती है। उन प्लेट्स पर कुछ टैग्स रखे हुए थे, जिन टैग्स में कुछ बच्चों के नाम थे और वो बच्चे थे उसी मरे हुए इंसान के, यानी जॉन प्राइस के बच्चे। पुलिस के दिमाग पे ये सवाल घूम रहा था, ये औरत कौन है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है और इसने ये सब क्यों किया? इन प्लेट्स पे बच्चों के नाम क्यों लिखे हुए हैं? क्या वो इन बच्चों को ये खिलाना चाहती थी या इस आदमी के पास इन बच्चों का नंबर था? अक्टूबर 1955 ऑस्ट्रेलिया के एबरडीन नाम के छोटे से शहर में कैथरीन नाइट का जन्म होता है। कैथरीन के फादर का नाम केन नाइट। केन एक एबेटर था। वो जानवरों को कत्ल खाने में काटने का काम करता था और इसी प्रोफेशन के कारण वो ज्यादा शराब पीता, गुस्सा ज्यादा करता और घर का माहौल उसी वजह से बहुत खराब रहता था। कैथरीन की माँ का नाम बारबरा, वो भी बहुत ब्रोकन फैमिली से थी। कैथरीन ने इंटेरोगेशन में बताया था, उसके स्टेटमेंट के हिसाब से बचपन में उसके साथ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज बहुत बार हुआ, अलग अलग लोग बार बार और सालों तक हुआ। ये रोज का ट्रोमा था उसके लिए। और जब बचपन में दिमाग सिर्फ सरवाइव करने का सोचता है तो इमोशंस कभी ठीक से डेवलप ही नहीं होते। ऐसा ही कैथरीन के साथ हुआ था।
वो सरवाइव करना तो सीख गई, लेकिन उसके इमोशंस कभी डेवलप ही नहीं हुआ। कैथरीन के पूरी फैमिली में सिर्फ एक इंसान था जिसके साथ कैथरीन खुद को सेफ महसूस करती थी, उसके अंकल ऑस्कर नाइट। वो उसके लिए सिर्फ रिश्तेदार नहीं थे, वो इमोशनल सपोर्ट थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो कैथरीन की मेंटल स्टेबिलिटी हिला देता है। 1969 ऑस्कर नाइट सुसाइड कर लेता है। आज भी ऑस्कर नाइट की सुसाइड का एग्जैक्ट रीजन किसी को पता नहीं है, लेकिन कैथरीन के लिए ये बहुत बड़ा शॉक था। वो मेंटली पूरी तरीके से हिल जाती है। इसी इंसिडेंट के बाद कैथरीन कुछ अजीब अजीब बातें करती है। लाइक उसे उसके अंकल दिखाई देते हैं, उसके अंकल उसे महसूस होते हैं। इसी सिचुएशन को कहते हैं जब इमेजिनेशन और रियलिटी एक साथ घुलने लगते हैं। कैथरीन का स्कूल टाइम भी बहुत खराब था। स्कूल में कैथरीन को बुली करा जाता था। उसे बहुत बार टॉर्चर करके बच्चे परेशान करते थे। टीचर्स के लिए वो एक कन्फ्यूजन से कम नहीं थी। वो कभी बच्चों से मार खाती थी तो बच्चों को बेवजह मारा भी करती थी। 15 साल की एज में कैथरीन स्कूल छोड़ देती है और फुल टाइम जॉब में लगती है। वो भी अपने पापा की तरह एक एवेटर बनती है। रोज जानवरों का कत्ल करना, रोज बॉडी कट करना, रोज रोज ब्लड। यह सिर्फ जॉब नहीं थी, यह उसके लिए कंट्रोल का एक्सपीरियंस था। धीरे धीरे चाकुओं से, नाइफ से वो एक्सपर्ट हो जाती है। उसे नाइफ से इतना प्यार होने लगता है कि उसके बेडरूम में भी उसने नाइफ्स लगा के रखे थे। ये दिखाता है कि वायलेंस उसकी कैसे आइडेंटिटी बन जाती है। फिर आता है वो वक्त जहां पता चलता है कैथरीन मेंटली अनस्टेबल है। 1974 18 साल की उम्र में कैथरीन की मैरिज हो जाती है डेविड कैलेट नाम के लड़के से, और यही आता है उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मैरिज होती है एंड उसी दिन उसी नाइट को कैथरीन डेविड का गला घोटने का ट्राई करती है। वो उसे ऑलमोस्ट मार देती, लेकिन वो बच जाता है। पर हैरानी की बात है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता और कोई भी इसे डेंजर साइन नहीं समझता। शादी चलती रही, वायलेंस बढ़ता रहा, कैथरीन का गुस्सा बढ़ते जाता था। वो बहुत बार डेविड को मारा भी करती थी और धमकी भी दिया करती थी। एक वक्त ऐसा भी आता है कैथरीन अपने बेबी को रेलवे ट्रैक पर रख देती है। जॉन प्राइस से मिलने से पहले कैथरीन नाइट एक मिस्ट्री थी। वो एक पैटर्न थी, एक ऐसा पैटर्न जो हमेशा रिपीट होता है, और जब ऐसे पैटर्न को लोग इग्नोर करने लगते हैं तो वो ही पैटर्न किसी की जान भी ले सकता है। जॉन का जन्म ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से घर में होता है। वो प्रोफेशन से एक माइनर था, मतलब वो बहुत हार्ड वर्किंग था, डिसिप्लिन था, रूटीन फॉलोइंग वाला आदमी था। एक ऐसा इंसान जो लाइफ में बहुत ड्रामा नहीं चाहता था। जॉन की पहली शादी हो चुकी थी, उस शादी से 3 बच्चे हुए थे उसे, लेकिन पहली बीवी ने जॉन को छोड़ दिया एंड द रीजन इज कैथरीन। जॉन की लाइफ में कैथरीन एंट्री मारती है। दोनों की मुलाकात कोई फिल्मी तरीके से नहीं होती। एक नॉर्मल से टाउन में नॉर्मल लोगों के बीच नॉर्मल तरीके से उनका इंटरेक्शन होता है। शुरुआत में कैथरीन बहुत केयरिंग लगती थी, पजेसिव लगती थी, लेकिन यही पजेसिवनेस एक लेवल तक रहता है तो सेफ रहता है। जब वो उस लाइन को क्रॉस करता है तो वो किसी के लिए खतरा भी बन जाता है। जॉन को पता था कैथरीन का पास्ट बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। उसे ये भी पता था कि उसकी रिलेशनशिप्स वायलेंट रही थी। जॉन के बच्चे अक्सर उसके साथ रहते थे और कैथरीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जेलस हुआ करती थी। वो बहुत बार उसके बच्चों को डांटा करती और कभी कभी हर्ट भी किया करती थी। दोनों साथ में रहने लगते हैं, लेकिन साथ में रहना यानी झगड़ों की शुरुआत। उनके झगड़े शुरू होते हैं, छोटी बात से बात शुरू होती है और कैथरीन का गुस्सा बढ़ने लगता है। दिन ब दिन ये रोज के रोज होते रहता था। एक दिन कैथरीन ने जॉन को मारने के लिए चाकू तक उठा लिया था। ये उसकी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था। जॉन कैथरीन से डरने लगता है। सोचो, कोई अपने पार्टनर से डरने लगे, मतलब वो कितनी खतरनाक चीज हो सकती है। जॉन पुलिस के पास जाता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई करता है और हाँ, उसे प्रोटेक्शन मिल भी जाता है, लेकिन पेपर में। कैथरीन को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि वो कैथरीन को मारने के लिए अप्लाई कर सकता है। जॉन पुलिस के पास जाता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई करता है और हाँ, उसे प्रोटेक्शन मिल भी जाता है, लेकिन पेपर में। कैथरीन को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है
लेकिन कैथरीन इस ऑर्डर को इग्नोर कर देती है। जॉन फिर भी उसे मिलता रहता है। उसे लगता है आज न कल वो शांत हो जाएगी। 29 फरवरी 2000। जॉन के बच्चे पहले ही घर से निकल गए थे। जॉन उस रात भी नॉर्मल तरीके से घर आता। कैथरीन और जॉन नॉर्मल तरीके से बातें करते हैं, खाना खाते हैं। कैथरीन की बिहेवियर से जॉन को कुछ भी अजीब नहीं लगता। उसे थोड़ा सा भी शक नहीं होता। वो दोनों सोने चले जाते हैं। लाइट्स ऑफ होती हैं। कुछ टाइम बीत जाता है। 2-4 घंटों के बाद कैथरीन उठती है, शावर लेने जाती है। शावर लेके कैथरीन बाहर आती है। वो किचन में जाके किचन का नाइफ उठा के लाती है और वो डायरेक्ट जॉन पे वार करना शुरू कर देती है। जॉन इस सब से संभल पाए उससे पहले उस पे वार होने शुरू हो चुके थे। जॉन भागने की कोशिश करता, चीखता चिल्लाता, लेकिन मिडनाइट के टाइम पे किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। कोई नहीं आता घर पे। जॉन भागते भागते हॉलवे में गिर जाता है। कैथरीन उसके पास आती है। उसके सामने खड़े होके 32 टाइम्स उसके ऊपर चाकू से वार करती है। वो तब तक जॉन पर वार करती रहती है जब तक जॉन अपना दम ना तोड़ दे। जॉन ने सोचा भी नहीं होगा कि आज की रात उसके साथ ये सब इस तरीके से खत्म होने वाला है। कैथरीन जॉन की बॉडी को घसीटते हुए लिविंग रूम में लाती है। वो उसका सर अलग करती है, उसकी बॉडी की खाल उतारती है, उसके बॉडी का एक पार्ट काट लेती है। और उसी दिन 1 मार्च को सुबह पुलिस आती है। पुलिस कैथरीन को देखती है, जॉन के बारे में पूछती है और फॉरेंसिक को बुलाती है। इस सब के बाद पुलिस कैथरीन को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए निकलती है। पुलिस स्टेशन के लिए निकलते वक्त भी कैथरीन के चेहरे पे जरा भी एक्सप्रेशन नहीं बदलते। वो बहुत काम, शांत और एक्सप्रेशनलेस थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दूसरे ही दिन ये बात पूरे शहर में, पूरे देश में फैल जाती है। एडरलिन जैसे एक छोटे से शहर में इतना बड़ा क्राइम होता है, जो क्राइम एक शैतान से कम नहीं होता। लोग उसे इविल स्पिरिट तक कहने लगते हैं। पुलिस कैथरीन को जब क्वेश्चनिंग रूम में बैठाती है, पुलिस एक्सपेक्ट कर रही थी कैथरीन रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। कैथरीन एक्सप्रेशनलेस थी। वो रोती नहीं, चिल्लाती नहीं, ना गुस्सा करती। वो बिल्कुल नॉर्मल टोन में बात कर रही थी, जैसे ये सब हुआ तो है, लेकिन उसके यहाँ नहीं, किसी और के यहाँ की कहानी वो बता रही हो। जब पुलिस इस सब के पीछे का रीजन उससे पूछती है, वो रीजन सुन के पुलिस हैरान हो जाती है। मैंने उसे मार दिया क्योंकि मुझे वो छोड़ दे रहा था। जब उसके टेस्ट किए जाते हैं तो डॉक्टर्स मानते हैं कि कैथरीन सेवर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। वो इमोशनली अनस्टेबल थी और उसे कंट्रोल का ऑब्सेशन था। पर एक बात क्लियर थी, वो पागल तो बिल्कुल नहीं थी। वो लीगली रिस्पॉन्सिबल थी। उसे पता था कि ये सब करने के बाद क्या होता है और ये कितना बड़ा गुनाह है। यही वजह थी कि कोर्ट रूम में उसका इंसेनिटी डिफेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जबकि इस कोर्ट रूम जाता, मीडिया से कोर्ट रूम भर जाता। कोर्ट के अंदर कैथरीन का बिहेवियर वही था, शांत और एक्सप्रेशनलेस। ना सिंपैथी मांगना, ना अपोलॉजी मांगना। जज के लिए ये डिसीजन बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट था। कोर्ट कैथरीन नाइट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देती है और एक रेयर ऑर्डर पास होता है, नो पैरल एवर। मतलब कैथरीन को कभी भी बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। वो जिंदगी भर जेल में रहेगी, आइसोलेटेड रहेगी और कभी भी बाहर नहीं आएगी। ये ऑस्ट्रेलिया का पहला केस था जहां एक औरत को नो पैरल एवर का ऑर्डर पास होता है। कैथरीन नाइट अभी भी जिंदा है। वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में है, जिंदा, अलोन और आइसोलेटेड। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, सिर्फ साइलेंस। ये कहानी हमें ये सिखाती है, रेड फ्लैग्स को कभी भी इग्नोर मत करो। डोमेस्टिक वायलेंस को जेंडर से जज मत करो। कोई भी जेंडर एग्रेसिव हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नॉर्मल दिखने वाला दिमाग कभी भी सबसे डेंजरस हो सकता है। एंड में जाते वक्त यही कहूँगा, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, क्योंकि खतरा हमेशा रहता है।